नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी न्यूज। मैं हूं अरविंद थोरी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनके पॉलिटिक्स करियर के बारे में पूछेंगे, वर्तमान की पॉलिटिक्स को लेकर भी सवाल करेंगे और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ है जोगाराम जी डूडी, जो बाड़मेर ग्रामीण एरिया से आते हैं और बाड़मेर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूत आवाज़ है। लंबे समय से हनुमान बेनीवाल के सिपाही है और हर कार्यक्रम में एक्टिव रहते हैं और प्रथम पंक्ति में नजर आते हैं। आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एडी न्यूज़ में पहले आपका स्वागत है। राम राम, आपको भी आभार। जी, आपका जो पॉलिटिक्स करियर है, उनकी शुरुआत कैसी हुई, कब आप हनुमान बेनीवाल से जुड़े, क्या देख के जुड़े, इन सारी चीज़ों को आप बताएं। देखिए, हनुमान जी बेनीवाल साहब से हम जुड़े थे 2016 में, जब प्रथम बार नागौर के अंदर नेताजी ने हुंकार भरी थी। उस समय मैं ट्रक चलाता था, मेरे खुद के ट्रक थे और बड़ी गाड़ियाँ, मतलब 2-3 ट्रक। वहाँ से हम कड़ी आता है खियूसर के पास में, वहाँ से वो लोड किया हमने। तो उस समय कोई प्रसार करने वाला टैक्सी वाला निकला, उनका रैली का प्रसार कर रहे थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे। तो हमने उस फैक्ट्री वालों को पूछा कि भाई ये क्या है। फैक्ट्री वाले ने बताया कि ये आपका समाज का ही एक नेता है, वो निर्दलीय है और वो अपनी ताकत दिखा रहा है और सरकार को झुका रहा है, मजबूत है। हमारे यहाँ कोई तरह की लाइट बिल नहीं आ रही, हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही है, वो फ्री में चल रही है। अच्छा, मैंने बोला ऐसा नेता तो ये है कब रैली? तो 3 दिन बाद में। मैंने बोला गाड़ियाँ लोड कर ली और रैली तो ये देखनी होगी। तो हमने उसको बोला कि तुम बिल्टी मत बना भाई, हम 3 दिन बाद में यहाँ से ट्रक रवाना करेंगे। लोड करके पार्किंग में लगा दिया और हम वहाँ रुक गए। तो उसने बोला कि लेट हो जाएंगे। मैं बोला होगा तो होगा, बोले तुम खाली कर दे, लेकिन ये रैली हम जरूर देखेंगे। ऐसा करके हमने मन बना लिया था और हम उस हुंकार रैली के अंदर पहुँचे नागौर। और वहाँ से नेताजी से हम प्रेरित हो गए। बहुत ही उनका अनुभव और उनका जुझारूपन और उनका दबंग आवाज़, वो हमें एकदम उनकी ओर खींच लिया। हमने देखा कुछ है तो मतलब राजनीति के अंदर तो नेता तो ये हनुमान बेनीवाल ही है, और किसान जवान की अगर आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है तो ये है, और अपने इस व्यक्ति को चुनेंगे और इनका साथ देंगे। ऐसा करके 16 के बाद में 17 का बाड़मेर हुंकार भरी। तो हमने गाड़ी को छोड़ करके आ गए। 1 महीने तक यहाँ नेताजी के साथ में रहे और उसके बाद में बीकानेर हुंकार भरी, फिर सीकर भरी और लास्ट में जयपुर में पार्टी का गठन किया। उस टाइम से हम नेताजी के साथ में जुड़े हुए हैं और हम हमारे आदर्श मान करके नेताजी की हर बात को, हर आवाज़ को हम हर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और नेताजी के साथ में जुड़ कर रहेंगे। जी बिल्कुल। 2018 का आम विधानसभा का चुनाव था और जोधपुर संभाग की, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो हनुमान बेनीवाल की नवगठित पार्टी थी और वोट बैंक में भी एक बड़ा उछाल जो है, पहली बार कोई पार्टी आती है थर्ड फ्रंट के रूप में और उन्हें ज़बरदस्त वोट मिलते हैं। हालांकि उन्हें कोई विजय जो है विधानसभा सीट तो जीत नहीं पाई, लेकिन वोटों में काफ़ी इजाफा हुआ और उसके बाद में लगातार बेनीवाल और बाड़मेर का एक अच्छा संबंध बन गया था। और उसके बाद में 2023 के आम विधानसभा के चुनाव थे तो सब यहाँ जो 7 विधानसभाएं थी जिलावार में बना है और सबसे विधानसभाओं से टिकट दिया गया और जोगाराम जी डूडी बाड़मेर से प्रबल दावेदार माने जाते थे। उसके बाद में टिकट नहीं मिलना, क्या कुछ कारण रहा था? देखिए, 2018 के अंदर तो पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी थी और उस मार्गन से हमारे 2-3 जगह बायतू और शिव के अंदर ये और शॉर्टन, ये 3 जगह तो हमारे उस मार्गन से ही उम्मीदवार पीछे रहे थे और पार्टी ने बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा और अच्छे वोट हासिल किए थे। 2-2.5 लाख वोट पूरी 7 विधानसभा में हमने प्राप्त किए और किसान जवान का खूब आशीर्वाद मिला। फिर 23 के अंदर पार्टी ने चुनाव लड़ा, प्रत्येक सीट पर उम्मीदवार तय किया था, लेकिन बाड़मेर में नेताजी ने कहा कि हमें कांग्रेस बीजेपी को हराना है और कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए अगर कोई निर्दलीय है और वो मजबूत है तो अपन उनको
सपोर्ट कर लें। तो ऐसे मतलब एक जगह मजबूत उम्मीदवार मिला था, वो बाड़मेर में प्रियंका चौधरी थी। प्रियंका चौधरी को नेताजी ने सपोर्ट कर दिया था और मेरा भी फॉर्म था, लेकिन कुछ कारण वजह से वो फॉर्म मेरा रह गया था, क्योंकि डायरेक्ट प्रियंका से हमारा संपर्क हुआ नहीं। और बाद में नेताजी ने घोषणा की चुनाव फॉर्म उठाने का समय समाप्त हो गया था, फॉर्म नहीं उठा पाए, लेकिन प्रियंका जी के साथ में नेताजी का समर्थन था और प्रियंका जी चुनाव जीती थी। बिल्कुल। हाल ही की बात करें तो डोली के अंदर ये जो जोधपुर और इस जोधरी के आसपास के जो हाल है वो हमने भी रिपोर्ट किया था, और बहुत ही जो है दयनीय स्थिति है। वहाँ लोग पीड़ित है, घरों के अंदर पानी है, और पिछले हमने एक वो धरना प्रदर्शन देखा था जहाँ एक शव यात्रा जलाने की जगह भी नहीं थी, वहाँ भी वो गंदे पानी था, और उसको लेकर डोली में एक महारैली का आयोजन किया गया था। और उसके बाद में हनुमान जी भी आए थे रात्रि को, कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। कैसा जो है उस महारैली का? देखिए, डोली के अंदर रैली तो इस बार नहीं, पिछली साल भी हुई थी, लेकिन पिछली बार जब रैली की उस समय कोई पार्टी का झंडे के साथ में नहीं की थी, आम जनता मिलकर के रैली का प्रयास किया था, और उसमें कांग्रेस के बीजेपी के नेता भी पहुंचे थे, लेकिन उसमें सफलता कुछ उनको मिली नहीं। और तब हमने सोचा कि भाई इनको अगर न्याय दिलाना है तो कोई धनी बने तब न्याय मिलेगा। ऐसे ही मतलब हर कोई सांड की तरह आके बोल के चले गए, और फिर किसी ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। क्यों नहीं देखा कि वहाँ तो बीजेपी आई थी, कांग्रेस आई थी, आरएलपी आई थी, तो अपने क्या लेना देना। इसलिए इस बार हमने सोचा कि पार्टी के झंडे के साथ में हम रैली करें, ताकि एक मजबूत आवाज़ बन करके किसान जवान को वहाँ से न्याय मिल सके। नेताजी से मिले, नेताजी से बात की, नेताजी ने बोला आप धरना स्टार्ट कर दो और तारीख तय कर दो, मैं रैली के अंदर आ जाऊंगा, और रैली की नहीं अब की बार किसान जवान को वहाँ से न्याय दिला करके आएंगे। उसके बाद में 17 तारीख को ये रैली रखी, हनुमान जी बेनीवाल पहुँचे, और कलेक्टर ने जिद कर दी थी कि मैं बाहर आकर के बात नहीं करता हूँ, मैं मेरे ऑफिस के अंदर ही बैठता हूँ। तो हनुमान जी ने भी जिद कर दी कि मैं भी हनुमान बेनीवाल हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ न्याय लेकर के उठता हूँ, और यहाँ भी न्याय लेकर के उठूंगा, और आपको बाहर आना पड़ेगा। रात को 3 बजे कलेक्टर बाहर आया और वहाँ से ज्ञापन दिया, और सारी किसानों की मांगें थी, उस पर सहमति बनी, और उसका रिजल्ट यही मिला। अब आपको पता होगा 10-15 दिन जी बिल्कुल, 10-15 दिन पहले दो कॉन्फ्रेंस हुई थी, थान सिंह डोली ने की थी कि हमारी पहली केस 400 करोड़ की हाँ। किसानों को आई थी, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट इसको रीड करेगा, और उन्होंने कहा था कि हमारी 2 किस्तें संघर्ष की आई, और संघर्ष अभी भी जारी है। और संघर्ष अभी भी जारी है। किसानों को कुछ पैसे तो खाते में आए, कुछ किसान बच गए हैं तो उनको भी दिलाएंगे, और इस गंदे पानी का कैसे समाधान हो, इस पर हमारा संघर्ष जारी है। और वहाँ कलेक्टर साहब को भी बता दिया है कि अगर आप इनका जल्द से जल्द समाधान करें, लंबा ना खींचें, और इस साल के अंदर ही आपकी जो भी समस्या है उनका हम साथ में रह करके आपका समाधान करवाएंगे, लेकिन इस पानी का समाधान करो और वहाँ के जनता को इस समस्या से आज़ादी दिलाओ। तो इस पर अब चल रहा है हमारा फोकस है, और ये आपको जल्दी इसका समाधान मिलेगा, और ये गंदे पानी से इस कम से कम 10-15 गाँव हैं उनसे आज़ादी मिलेगी, ये हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। क्योंकि अब इनकी पैर भी हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, बाकी तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन हनुमान जी हमेशा जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ उस लड़ाई को पूरा ही करके उठते हैं। आपको पता हो तो ऐसा ही भर्ती के अंदर 4 महीने तक 127 दिन तक धरना चला, बरसात थी, आंधी थी, तूफान था, उसके अंदर भी डटे हुए थे, और 72 दिन तक हनुमान जी बेनीवाल खुद धरने पर बैठे रहे थे, और लास्ट में जवानों को न्याय दिला करके और आरएलपी पार्टी की और जवानों की जीत दिला करके ही वहाँ से हटे हुए थे। आपको पता होगा सही स्मारक बिल्कुल, वो भर्ती रद्द भी हुई, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो कुछ लोग तो सोशल मीडिया में कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की मेहनत पानी में मिल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये तो कोर्ट तो हर आम आदमी के लिए कोर्ट का रास्ता खुला रहता है, वो भी कोशिश करेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होगी। अगर 90 खराब 100 में 90% लोग गलत है और 10% सही है, तो 10% के लिए 90 लोगों को गलत
काम करने के लिए आज़ादी नहीं दे सकती, कोर्ट भी, हमें पूरा विश्वास है। और इसके अंदर और सही है, वो दोबारा मेहनत करके वापस आ जाएगा, उनको कहाँ दिक्कत है भाई, सही को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो उनको होती है जो गलत है, और गलत का कोई साथ नहीं देगा। ये हमें पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर, न्यायालय के ऊपर। जी, बिल्कुल। वर्तमान की जो है बात करें तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कार्यकारिणी लंबे समय से नहीं है, उन्होंने बेनीवाल ने भंग की, उसके बाद में कोई नई कार्यकारिणी नहीं बनी और अब चर्चा है कि पार्टी को प्रदेश का नया अध्यक्ष जो है दिया जाएगा, जो हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था कि एक ऐसा अध्यक्ष होगा जो जिनके जाने से मेरी उपस्थिति जो है दर्ज हो, ऐसा एक्टिव हो और जो है मेरी बात जो जैसे कि जहाँ मैं जाता हूँ वहीं जो रिजल्ट मिलता है वही प्रदेश अध्यक्ष का जो है रिजल्ट दे सके, ऐसा कौन जो है आपकी नज़र में? देखिए, जल्दी नौरतों के अंदर ही हमारी नौरता का आज पहला दिन है, स्थापना हुई है, और नौरता के अंदर ही नई प्रदेश कार्यकारिणी बन करके तैयार हो जाएगी। और मतलब अब बड़ी बात नहीं है कि नेताजी के आगे तो प्रदेशाध्यक्ष हजारों बैठे हैं, लेकिन उनमें से नेताजी को अब क्या है कि भरोसा हर कोई के ऊपर कर नहीं सकते, इसलिए थोड़ा मतलब मजबूत प्रदेश अध्यक्ष हो जो छोड़ के भाग नहीं जाए पिछले जैसे, इसलिए नेताजी ने थोड़ा इनके ऊपर विचार किया है और सबसे राय भी ली है, और जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष भी होगा और पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी बनकर के तैयार भी हो जाएगी, ये इस नौरता के अंदर ही हो जाएगी। और ये सही है, नेताजी ने कहा कि जहाँ मैं नहीं जाऊँ और वहाँ मेरा प्रदेश अध्यक्ष चला जाए, तो कि भाई ये हो जाए कि हनुमान जी आ गए और जनता को न्याय दिला दिया। ये सही बात है, क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है और इस पूरे प्रदेश के अंदर एक दिन में 10 जगह समस्या होती है, तो 10 जगह हनुमान जी जा नहीं सकते, और एक दिन में हजारों कॉल आती है, तो एक ही नेताजी के पास में फोन है, वो कॉल भी अटेंड नहीं कर सकते हैं, और अगर कॉल अटेंड करते हैं तो कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है, उसका कॉल अटेंड नहीं होता है तो वो वंचित रह जाता है। इसलिए कि अच्छा प्रदेश अध्यक्ष मिल जाए, संगठन को मजबूत करें और संगठन को साथ लेकर के चलें, और जनता को भी मजबूती से उनकी आवाज़ बन करके न्याय दिलाए, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होने, ताकि हनुमान जी को उस काम में आसानी मिले और काम बांट करके करें, ताकि नेताजी को ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। जी, बिल्कुल। कुछ पॉलिटिक्स पंडित ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि हनुमान बेनीवाल का जोधपुर संभाग में एक बड़ा वोट बैंक है और जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा वो जोधपुर संभाग का होगा, जिसमें नाम थान सिंह डोली का भी आ रहा है, नाम हो सकता है दुर्गाराम जी डूडी का भी आ जाए, नाम हो सकता है ताजाराम जी सियाग का भी आ जाए, या बाड़मेर के गजेंद्र चौधरी भी हो सकते हैं, डॉक्टर श्रवण कुमार जी भी हो सकते हैं, संपत पूनिया जी हो सकते हैं, या फिर तमाम जो नाम आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये जोधपुर की जो संभाग की बात जो पॉलिटिक्स पंडित कर रहे हैं, देखिए जो नाम आपने बताया ये सारे नाम सक्षम हैं और पार्टी को मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसमें नेताजी किसको चुनेंगे वो हमारे लिए प्रदेश अध्यक्ष वो ही होगा। बाकी आरएसपी का कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता है वो कमजोर नहीं है, और किसी को भी बनाएंगे ना तो वो पार्टी को मजबूत करने में कोई कमी नहीं रखेगा और किसान जवान की लड़ाई लड़ने में कोई कमी नहीं रखेगा, ऐसा हम प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं। और नेताजी के ऊपर सर्व समाज को भरोसा है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि नेताजी जो प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे ना वो कभी कमजोर नहीं होगा, ये तय है। अब किसको चुनेंगे वो हनुमान जी बेनीवाल चुनेंगे। बिल्कुल। अब पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लंबे समय तक आप सरकार को भी रोक नहीं सकते, और क्या इसका परिणाम जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुछ पक्ष में आएगा? देखिए बीजेपी डरी हुई है, सरकार डर चुकी है, क्योंकि इनका 2 साल का कार्यकाल है, वो इनसे जनता खुश नहीं है, और जनता अब तीसरा विकल्प चाहती है। जनता भी समझ चुकी, 2 बार जनता ने धोखा खा दिया, इसलिए अब जनता ने मानस बना लिया कि तीसरे विकल्प के तौर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से किसान जवान की आवाज़ बन करके हमेशा संघर्ष करती रहती है। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूत पैरवी करने वाला व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल से सरकार डरी हुई है, इसलिए वो चुनाव को टाल रहे हैं, आगे आगे खिसका रहे हैं कि लोगों को गुमराह करें, ताकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ जनता न जाए। लेकिन जनता ने मन बना लिया, इस साल चुनाव कराए, चाहे अगली बार चुनाव कराए, वोट आरएलपी को ही देंगे। किसान जवान सरोज समाज सतीश को मन बना लिया है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनेंगे, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कम से कम
100 से अधिक पूरे राजस्थान के अंदर प्रधान चुन करके आएंगे। जी, बिल्कुल। जहाँ-जहाँ भी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम होते हैं, रैली होती है, धरना प्रदर्शन, आप वहाँ उपस्थित रहते हैं और बेनीवाल युवाओं को लेकर हड़काते हैं, उन्हें जो है डाँटते हैं कि भई आप जो है नशा मत करो या फिर अव्यवस्थित नारेबाज़ी तमाम चीज़ जहाँ भी देखते हैं हम ये जो है वीडियोज़ के अंदर देखने को मिलती है और युवा कहीं न कहीं जो है रास्ता भटक जाता है, तो बेनीवाल उन्हें ये भी समझाते हैं कि एक सही दिशा में जाइए ताकि लोग आप पर विश्वास करें और आप यदि ऐसा करते हैं तो पार्टी पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। आप उन युवाओं को क्या कहेंगे? देखिए, इस बात की नेताजी की खासियत है कि जैसे बड़ा से बड़ा आंदोलन अगर राजस्थान के अंदर किसी ने किया है तो हनुमान बेनीवाल ने किया है। आप मीडिया भी जानते हो और हर किसान वर्ग जानता है, लेकिन खासियत उसमें यही है कि कभी नेताजी के आंदोलन फेल नहीं हुए, कभी नेताजी के कार्यकर्ताओं को लाठी नहीं खानी पड़ी, कभी नेताजी के कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ नहीं लगी, जहाँ बैठे न्याय लेकर के उठे। और उसका मजबूत कारण यही है कि हमेशा हनुमान बेनीवाल पूरे कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन से लेकर के चलते हैं, उनको अनुशासन के अंदर रखने के बाद में वो हमेशा आगे का कदम उठाते हैं, खुद आगे चलते हैं और कार्यकर्ताओं को बोलते हैं पीछे चलो, और जहाँ हनुमान बेनीवाल बोलते हैं कि रुको तो वहाँ रुक जाते हैं, जहाँ बोलते हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ जाते हैं। इसका ही परिणाम है कि कहीं कार्यकर्ताओं को लाठी नहीं खाना पड़ा, कहीं डंडा नहीं खाना पड़ा, नहीं गोली का सामना करना पड़ा और निराशा कभी हाथ नहीं लगी। जहाँ भी गए आंदोलन को सफलतापूर्वक लेकर के चले और न्याय लेकर के उठे। और बाकी आप देख रहे हो कई जगह आंदोलन करने के लिए नेता जाते हैं, एक थानेदार होते हैं, कांग्रेस के कई नेता गए थे और जैसलमेर साइड में और 20 रास्ते के अंदर रोक लिया, एक थानेदार आगे आते हैं वहाँ रोक लेते हैं, उनको आगे नहीं जाने देते। नहीं, उन्होंने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना नहीं चाहते इसलिए जहाँ रोका वहीं बैठ गए। अगर लॉ एंड ऑर्डर को आप बिगाड़ना नहीं चाहते तो वहाँ गए क्यों? आप जाना ही नहीं था, आप कलेक्टर के आगे बैठते, वहाँ क्या लाने के लिए जा रहे थे? आपको लॉ एंड ऑर्डर का इतना ख्याल था तो आप कलेक्टर के आगे धरना देते, कलेक्टर के आगे आप अपनी बात रखते, कलेक्ट्रेट में अपनी बात को और रख करके न्याय दिलाते। आप वहाँ क्या करने के लिए जा रहे थे? तो कह रहे रामधुन के लिए जा रहे हैं। रामधुन तो यहाँ भी बजा सकते थे, कौन मना कर रहे थे, लेकिन उनका पार नहीं पड़ी, उनके पास में सामान नहीं है। ये मतलब हनुमान बेनीवाल बनना चाहते कि हम भी हनुमान बेनीवाल की तरह कूच करें, लेकिन वो हनुमान बेनीवाल अकेला ही है, उनके बराबर आप नहीं और बन सकते और नहीं कभी बनोगे। हाँ, उनकी आप कॉपी करके अगर चलना सीखोगे तो कहीं कहीं मार खा जाओगे। हनुमान बेनीवाल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। अभी जो सिणधरी के उस बेल्ट में एक ऐसी घटना हुई, निर्मम जो है ये युवक की हत्या कर दी और एक पर काफ़ी वार किया गया, तो ऐसी घटना कहीं न कहीं हमारे समाज और क्षेत्र में एक गलत संदेश देती है और एक डर का माहौल जो है पैदा करती है। आप उन युवाओं को एक क्या जो है संदेश दोगे? बहुत ही घिनौनी हरकत की, ऐसा उन्हें गलत कदम नहीं उठाना था। अगर गुस्सा आता है तो कुछ देर के लिए आप ठंडा पानी पी करके बैठ जाओ, या अपना गुस्सा है वो किसी के साथ में साझा कर दो, अपने साथी दोस्त है उनके साथ में साझा करो, ताकि गुस्सा साझा करने से बांटने से गुस्सा कम हो जाता है और ऐसा गलत कदम नहीं उठाना पड़ता है। अब छोटी सी कहासुनी के ऊपर इतना बड़ा ये गलत कदम उठाया और एक आदमी की वहाँ हत्या हो गई, तो जिसका उनके इकलौती औलाद रघुराम की थी, उनको मार दिया, बहुत ही गलत किया। और जो मारने वाला था वो कमांडो था, उनकी भी जिंदगी खराब हो गई। तो मैं तो यही कहूँगा कि कभी कोई गांधीवादी बन के चलो, अगर कोई गाड़ी देता है तो उनकी सुन लो, और ज़्यादा ही कुछ ऐसा आपको लगता है तो आप समाज में बात रख लो, लेकिन किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी के साथ में धारदार हथियारों से वार करना, ये बहुत ही गलत घटना है। और मैं युवाओं को भी यही कहूँगा कि आप गुस्सा कुछ देर का होता है और वो जिंदगी भर साथ नहीं चलता, आप गुस्से को कंट्रोल करो और गलत कदम ना उठाएं। हमेशा सर्व समाज को साथ लेकर के चलने का प्रयास करो और 36 कौम का कुछ कर सकते हो तो भला करो, बुरा किसी के साथ मत करो। जी, बिल्कुल धन्यवाद जोगाराम जी, आप हमारे साथ थे। जोगाराम जी जुड़ी और उन तमाम जो है सवालों के विवेकतापूर्ण जवाब दिया। धन्यवाद।